टी स्क्वायर बाई 2m क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। तो अगला फॉर्मूला आ रहा है P इक्वल टू रूट अंडर 2m के। अच्छा, जो होशियार बच्चा होगा वो ये देख पा रहा होगा कि मास्टर खेल रहा है खाली गेम। जब काइनेटिक एनर्जी का पावर 2 होता था तो दुगना कर देता था। अभी काइनेटिक एनर्जी का पावर क्या है, हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। तो 5% से कम के लिए क्या चलेगा, आधा कर दो। नहीं आई बात समझ में, समझ में आया नहीं आया? देखो रूट अंडर 2m यहां न्यूमरेटर में, वहां डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। यस और नो? फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ k से पड़ेगा। तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि अगर 5 पर, इसके भी दो केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर 5% से कम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो तो सीधा क्या कर दो, हाफ कर दिया करो। ऐसे कर लो, 5% से अगर कम हो तो क्या कर देना है, वहां डबल था यहां हाफ। अब कोई बच्चा आगे हमसे बोलता है सर काइनेटिक एनर्जी 3% से चेंज हुआ, बताइए मोमेंटम में चेंज क्या होगा, 1.5%। 1.5%। कोई आगे कहता है सर काइनेटिक एनर्जी को 1% से चेंज किया, बताइए मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, आधा %। कोई कहेगा सर काइनेटिक एनर्जी को 4% से चेंज किया, बताइए पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं सॉरी, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, क्या आएगा, 2%। कोई कहेगा सर काइनेटिक एनर्जी को 5% से चेंज किया, बताइए मोमेंटम में कितना अंतर आएगा, 2.5%। कर लोगे ना? और बड़ा नंबर आ गया तो, बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे, उसके लिए लिख लो फॉर्मूला। उसके लिए हाफ तो करेंगे ही करेंगे, याद है वहां पे डबल तो करते ही करते थे, में से माइनस करेंगे लास्ट 2 डिजिट का। या फिर एक काम करो, लास्ट 2 डिजिट मत लिखो, जैसे वहां पे हम क्या बोले थे, पीछे से एक छोड़ना है, यहां पे आगे से एक छोड़ देना, ठीक है, आगे से एक छोड़ना। तो लास्ट डिजिट लिख दे रहे, डिजिट्स लिख दे रहे। सिंगल, सिंपल सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, और उसका आधा माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं याद आया? जो हम अभी ऊपर वाला पढ़ाए थे ट्रिक, जिसमें काइनेटिक एनर्जी देके मोमेंटम चेंज देके काइनेटिक में पूछा था, उसमें हम क्या बोले थे, पीछे से एक छोड़ना है और आगे वाला जो है उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, यही बोला था ना। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, आगे से एक छोड़ना है और जो पीछे वाला उसका आधा करके घटाना है। नहीं आई बात समझ में? एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, मान लो मोमेंटम को हमने, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को हमने 21% से चेंज किया, 21% से चेंज किया, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने 21% से चेंज किया तो मोमेंटम में चेंज का परसेंट कितना आएगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा। तो कोई समझदार बच्चा होगा तो ऐसे ही समझ जाएगा कि इसको 10% से चेंज करते थे तो इसमें 21 का चेंज आता था, तो इसको 21 से करेंगे तो इसमें 10 आएगा। लेकिन ट्रिक से समझ लेते हैं क्या आएगा, देखिए ध्यान से। अरे नालायक को यहां ध्यान दो, 21 का आधा क्या होता है, 21 का आधा क्या होता है 10.5। इसमें से माइनस क्या करोगे, शुरू का पहला डिजिट छोड़ दो, वहां शुरू का पहला डिजिट पकड़ते थे और उसका स्क्वायर करके जोड़ते थे। यहां पे क्या करें, शुरू का पहला डिजिट छोड़ दे रहे हैं, लास्ट क्या बचा, एक ही तो बचा, और एक का आधा क्या होता है 0.5 हुआ ना, इसमें से 0.5 घटा दो, आंसर बताएं 10%। बताओ आसान कर दिया या नहीं कर दिया? अब तुम लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करोगे या सिंपली ये याद रखोगे कि भैया उसमें जो है पीछे से छोड़ते हैं और इसमें आगे से छोड़ते हैं। समझ में आ गया ना? मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूं। हाँ करा रहे हैं बेटा, अगला सवाल, थोड़ा पेशेंस रखो। अगला सवाल क्या हो गया रे, 125 ले ले, मान ले 125 का बता जल्दी फटाफट। 125 का आधा क्या होता है, 125 का आधा क्या होता है 62.5। चलो लिख देते 62.5, और उसके बाद क्या करना है, पहले का पहला डिजिट छोड़ना है, शुरू का पहला डिजिट छोड़ना है, लास्ट में क्या बच गया 2 बजा 25, 25 का आधा 12.5 ना, तो 12.5 घटाओ तो इसमें 50% आ गया। देखो तो 50% के लिए यही आता था आंसर, 50% में 125 का चेंज आता था, याद है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम यहाँ पे, जाहिर सी बात है काइनेटिक को अगर 125 से चेंज करोगे तो मोमेंटम 50% से चेंज हो जाए। किसी को कोई समस्या? अब एक बच्चा बोलता है सर 300% ले लिया, अब करके दिखाओ,
अब 0 0 का आधा करोगे क्या? अब देखो उस गधे ने पहले डाउट पूछा और जब पढ़ा रहे तो नोट्स बना रहा है। किसी ने बोल दिया सर 300% का बताओ, तो अब तो पहला छोड़ने के बाद 0 0 आ रहा है, 0 0 का आधा भी 0 0 होगा। यही दर्शाता है कि आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का ज्ञान नहीं है। ये 0 0 नहीं, ये 100 है, क्योंकि 300 को हम 3 0 0 नहीं लिखते हैं, 3 × 100 लिखते हैं। अगर बचपन में कभी ये सीखा होता ना कि 4238 को कैसे लिखते हैं, तो 4 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 8, इसको एक्सपेंड करना नहीं सिखा है? किस क्लास का है ये? मारेंगे इतना झापड़ना, 7 क्लास में पढ़ाते हैं ये, 2nd या 3rd क्लास में पढ़ाते हैं। या 3rd क्लास में पढ़ाते हैं ये चीज, पता है? बातें ना करें, यहां ध्यान दे। 2 या 3 क्लास में ये चीज पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 300 है, तो 300 को यहां 0 0 पढ़ोगे, 100 पढ़ोगे, तो क्या बताओगे? जल्दी बताओ। 300 का आधा क्या हो गया? 150, और उसमें से माइनस क्या करना है? पीछे का 100, 100/2 50, 50 माइनस कर, क्या आंसर आ गया? 100% आ गया। समझ में आ गया ट्रिक? कॉपी करो फटाफट, पागलों की तरह करते रहते हैं गधे कहीं के। हाँ हाँ, 10% होगा तो बेटा आधा 5, शुरू का 1 छोड़ तो उसको 10 ही मानेंगे, 10 का आधा 5। 0 नहीं, 1 मिनट, 10% बोला ना तुमने, तो लास्ट का 5 ही तो होगा डायरेक्ट। लगभग लगभग तो वो आधा ही हो गया ना, वो तो लगभग आधा ही हो गया। देखो क्या होता था, 5 से 10 के लिए अपना क्या चलता था? सीधा आधा, वहां डबल चलता था सीधा, तो यहां सीधा आधा होगा। आधा से थोड़ा कम, मान लो जैसे 10 का 5 आ रहा है ना, तो 5 से थोड़ा कम, 4.9 4.8 टाइप जो दिले ऑप्शन मार देना, वही आंसर है। समझ में आ गया? जल्दी कॉपी करिए। अबे तुम्हें समझ तो आ गया ना? अगर मोमेंटम में चेंज करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा है तो डबल करके पहला डिजिट का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये शुरू का 2 का स्क्वायर, मतलब वहां पे क्या करते थे? आखिरी से 1 डिजिट छोड़ देते हैं। यस और नो? बोलो यार। यहां क्या करते हैं? आगे से, स्टार्टिंग से 1 डिजिट छोड़ देते हैं और उसका आधा करके घटा देते हैं, और वहां आखिरी से डिजिट छोड़ के स्क्वायर करके जोड़ देते थे। वहां स्क्वायर करके जोड़ देते थे, यहां आधा करके घटा देते हैं। समझ में आ गया ना? तुम लोग को आ गया बे? ये पीछे वाले एमिनो एसिड्स तुम लोग को आ गया समझ में? एक ऑर्गेनिक के टीचर थे, वो पीछे वालों को अमीनो बोलते थे। अब ये मत पूछना क्यों बोलते थे, क्योंकि वो कहीं कहीं मिल रहा है, कुछ दूसरे शब्दों से मिल रहा है। समझ गए? बहुत फेमस टीचर है वो, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। नाम लेंगे तुम लोग जाके कह दोगे, तो भी क्या कर लेगा। चलो इधर देखो। अच्छा, मास 4 kg, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, एफिशिएंसी 50%। करा दिया था ये सवाल? नहीं कराया है? अभी करा देते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, बातें कोई नहीं करेगा, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, और चल रहा है अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन के ऊपर, अप द इंक्लाइन। गॉट इट और नॉट? अप द इंक्लाइन इन 40 मीटर। क्या लिखा है भाई, पागल वागल है क्या? 1 मिनट रुको यार, गलत सवाल लिखवा रखा है। हाँ, मास 4 kg है भाई, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, अब द इंक्लाइन चल रहा है, और साइन थीटा का मान दे रखा था 1/40।
अरे इंक्लाइन है तो कुछ ना कुछ थीटा होगा ना, तो साइन थीटा का मान क्या दे रखा है 1/40। और इफिशियंसी जो है वो है 50%। तो सवाल यह था कि पावर कितना रिक्वायर्ड होगा मोटर का। अब मोटर ले जा रहा है, इंसान ले जा रहा है, उसका हेडेक है, पावर पूछ रहा है, बस सिंपल। सवाल समझ में आया? एक और सवाल समझ लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। 4 केजी का एक मास है और वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन समझते हो? इंक्लाइन प्लेन ये रहा आपका, और मास क्या है 4 केजी, और वह 40 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है इंक्लाइन पे, और नीचे तो ग्रेविटी है ही सही, मान लो 1 मिनट के लिए फ्रिक्शन हो या ना हो वो बात की बात है, ग्रेविटी तो होगा ही होगा। तो कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चल ही नहीं सकती, लगातार उसकी स्पीड घटनी चाहिए ग्रेविटी के फोर्स के वजह से। और फिर भी अगर सवाल में दे रहा है कि नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, यानी नेट फोर्स 0 है, मतलब तुम ऊपर की तरफ जरूर कोई फोर्स लगा रहे होगे, बोलो यार। और यही फोर्स इसके नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा। अब नीचे वाले फोर्सेस में सिर्फ ग्रेविटी भी हो सकता है, ग्रेविटी के साथ साथ फ्रिक्शन भी हो सकता है ग्रेविटी फ्रिक्शन के साथ साथ सोमांस भी लटका हुआ हो, वो तो बात की बात है। मतलब मेरा कुल मिला के ये कहना है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर लिया है, जिसके वजह से, जिसके फलस्वरूप ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्या पावर नहीं है? वेलोसिटी भी है ना बे, फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है? पावर। तो अब मान लो तुम इसको खींच रहे हो तो तुमको कुछ पावर लगाना पड़ रहा होगा। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं हम नहीं खींच रहे, हम क्या किए हैं, इसको एक मोटर के शाफ्ट से लपेट दिए, मोटर खींच रहा है। अब भैया मोटर खींच रहा हो कि इंजन खींच रहा हो कि तुम खींच रहे हो कि तुम्हारा पड़ोसी खींच रहा है, उससे हमें कोई इंटरेस्ट, हमें बस इतना पता है कि तुमको पावर इन्वेस्टेड, पावर लगाना पड़ेगा ना खींचने के लिए, कितना पावर चाहिए इसको खींचने के लिए, इस स्पीड से वो पूछा जा रहा है। गॉट इट और नॉट? पहली बात। दूसरी बात क्या बोली गई है कि एफिशिएंसी 50% है। अब एफिशिएंसी क्या होता है भैया? एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। सिंपल, बस ये याद रखोगे, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। आउटपुट बाय इनपुट, और अगर कोई परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करने लग जाए तो क्या बोलोगे? इनटू 100। समझ में आ गया ना? देखो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो सुमांश को 10 रोटी खिलाते हैं तो वो 5 घंटा पड़ता है, ठीक है। अब मान लो अपना प्रियम है, वो 5 रोटी में 10 घंटा पड़ता है, तो बताओ ज्यादा एफिशिएंट कौन है? प्रियम ज्यादा एफिशिएंट है ना, क्योंकि वो कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट दे रहा है। तो एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है कि इनपुट कम से कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। तो हम कहते हैं वो मशीन या वो आदमी ज्यादा इफिशियंट। अब मशीन खींच रहा है या आदमी खींच रहा है हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो बस पावर निकालना है। गॉट इट और नॉट? जैसे इंजन का माइलेज चेक करते हैं, माइलेज क्या बताता है? 1 लीटर तेल में गाड़ी कितना चलता है। समझ में आया? अब 1 लीटर तेल में एक गाड़ी चलता 50 किलोमीटर और एक चलता 70 किलोमीटर, बताओ किसका इफिशियंसी ज्यादा होगा? किसकी इंजन ज्यादा इफिशियंट होगी? 70 किलोमीटर वाले का। समझ में आया नहीं आया? कि क्योंकि वो इनपुट का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आउटपुट में बदल दे रहा है, वेस्ट कम है। समझ में आ गया? इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान से देखो, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया इनपुट माइनस वेस्ट डिवाइड बाय वेट, लिख रहा हूं, वेस्ट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100। अब बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया? एक बात बता बे, तुम जो इनपुट दे रहे हो उसका 2 ही हिस्सा होता है, एक तो बर्बाद होता है, एक काम का होता है। आउटपुट क्या होगा? मान लो कि हम 1 लीटर तेल डाल रहे हैं, उसके वजह से थोड़ा सा एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रही है, जो बचा हुआ एनर्जी है उसी से तो गाड़ी चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इनपुट मान लो डाले 100 जूल, उसमें 20 जूल वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? 80 जूल। तो 80 जूल गाड़ी को चला रहा है। तो हम आउटपुट को इनपुट माइनस वेस्ट भी तो लिख सकते हैं। अब यहां से बड़ा एक सुंदर सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, 1 माइनस वेस्ट अपॉन इनपुट अपॉन इनटू 100। समझ में आ गया?
ये फॉर्मूला भी बहुत फेमस है। कई बार क्या करेगा, डायरेक्ट ऐसे ना दे के ऐसे दे देगा, तो भी घबराइएगा मत। वेस्ट बता देगा, पूछेगा इफिशियंसी बताओ, तो क्या करोगे? या इफिशियंसी बता के पूछ लेगा वेस्ट बताओ, तो क्या करोगे? एफिशिएंसी परसेंटेज पता है तुमको? बोलो रे। इनपुट भी पता है, तो वेस्ट कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं साइड में लिखना, मेन नोट्स को डिस्टर्ब मत करना, साइड में लिखना, या फिर बादल बना के लिखना, जैसे वो बच्ची लिखती है बादल बना के, ऐसे बादल बना देती है वो अपने नोट्स में, ऐसे बादल बना देती है, ऐसे ऐसे बादल, बड़ा अच्छा लगा हमको, और उसमें लिख देती है। मतलब ये एक्स्ट्रा बातें हैं। ये देखो बादल नहीं लग रहा है बेटा, कैंसर सेल्स लग रहे हैं वो। हैं 80 है, हाँ सही है आंसर। अस्सी इसलिए आया बेटा क्योंकि हम यहां क्या मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन लेस है। तो बताइए हमारे फोर्स को किसे बैलेंस करना पड़ेगा? सिर्फ mg साइन थीटा को बैलेंस करना पड़ेगा। यही अगर फ्रिक्शन मान लिए होते तो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, फिर f क्या होता? mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा के बराबर, है कि नहीं? लेकिन इस केस में क्या है? सिर्फ mg साइन थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स को सिर्फ mg साइन थीटा को बैलेंस करना है। अगर ये दोनों फोर्स बराबर है, नेट फोर्स 0 है, तो बॉडी अनएक्सेलरेटेड, मतलब बिना स्पीड बढ़ाए या घटाए 40 के फिक्स स्पीड से चढ़ता जाएगा। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो बताइए बेटा फोर्स कितना होगा? फोर्स आ गया 4 इंटू 10 इंटू जी साइन थीटा। साइन थीटा क्या है रे? 1/40 है ना? 1 न्यूटन दिख गया? बहुत बढ़िया, 1 न्यूटन तो फोर्स आ गया। अच्छा, फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। पावर के लिए मैंने क्या बताया? एफ डॉट वी। जैसे वर्क के लिए बोलता था फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में, उसी तरीके से यहां भी बोल रहा हूं, फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में। अरे तुम्हें समझ आया या नहीं आया? जोर से बोलो। पावर बताइए। ऑलरेडी हम देख पा रहे फोर्स और वेलोसिटी सेम एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग है, सेम लाइन के लॉन्ग है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना, तो 40 वॉट आ गया। अब देखिए समझिए ध्यान से, 40 वॉट तो हमको रिक्वायर्ड है चढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी है 50%। 50% एफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोला भैया जो हम आउटपुट देंगे ना, वो इनपुट का आधा देंगे, इंटू 100 आ रहा है 50, तो इसको 100 को इधर भेज दो, तो क्या आया? आउटपुट बाय इनपुट क्या आ जाए? जल्दी बता बता। 1/2 आ जाएगा। क्या इससे सीखे तुम कि इनपुट अगर 2 रुपए दोगे तो आउटपुट 1 रुपए देंगे, इनपुट 4 दोगे तो, इनपुट 100 दोगे तो इन आउटपुट चाहिए कितना? 40, तो कितना देना पड़ेगा? आंसर। कॉमन सेंस से फिजिक्स को सीखना, सिखाना चाहता हूं मैं। सही बोला है ना भाई? कॉमन सेंस से। फिजिक्स इज नॉट समथिंग विच इज अबाउट मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज अबाउट फीलिंग्स। समझ में आया? इसीलिए फिजिक्स से ही वर्ड आया फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सब में फिजिक्स है। कुछ ज्यादा सोच रहे हो तुम, थोड़ा कम सोचो, तुम बहुत दूर तक चले गए हो, वापस आओ। तेरे नाम समझ में आ रहा है? चोटियां बढ़ाओ यार, इतना बढ़िया लगता था यार। ऐसा थोड़ी कि जिसका चोटी होता वो पढ़ता नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। पुराने जमाना का वो सब ख्यालात है कि जिनकी चोटियां हैं वो पढ़ते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
उल्टा चोटी रखो और ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ, अब फिर कहो सबको हम तो पढ़ते ही नहीं थे। भाई परसेंटेज वाला ट्रिक आपको समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वर्क पावर एनर्जी खत्म होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे ताली का बजा रहे हो जी? अच्छा एक ग्राफ का सवाल है, जब इतना खर्चा हुआ ही है, हाँ बोलना। 75 तो फिर तो करना पड़ता है बेटा कैलकुलेट। इन आउटपुट क्या चाहिए? 40। ये क्या है? इनपुट इंटू 100 इक्वल टू 75। सॉल्व कर दे, आंसर आ जाएगा। तो यही कहना चाह रही है ना कि सर आउटपुट अगर 50 ना हो के 75 होता तो कैलकुलेशन ही तो है। हमें क्या पता है? आउटपुट बाई इनपुट। इधर देखो सारे बच्चे, इंटू 100 क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? 75। आउटपुट रिक्वायर्ड तुमको कितना है? इनपुट मत सोचो, तुमको कितना चाहिए ये बताओ। 40 चाहिए ना, तो यहां पे क्या रख दोगी? 40 रख दोगी। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकती हो तुम? 100 को इधर ले जाओ, माइनस इसको इधर ले जाके 40 को उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना सबको समझ में? भाई सीधी सी बात है, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 इज परसेंटेज एफिशिएंसी। जितना कह रहा है उतना रख दो, या तो इनपुट बताएगा या आउटपुट बताएगा, दोनों में से कोई एक चीज जरूर बताएगा। दोनों में से कोई एक बताएगा तभी तो दूसरा पूछ पाएगा। समझ में आ गया? ग्राफ, हाँ ग्राफ का एक क्वेश्चन करा रहे थे, राइट राइट। पी मतलब मोमेंटम, एनर्जी मतलब सीधे काइनेटिक एनर्जी समझ जाना। या तो काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा या फिर सिर्फ एनर्जी लिखा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका ग्राफ बता, यहां ध्यान दे सारे बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ। पी स्क्वायर बाई 2m। समझ में आया नहीं आया? ये y है, ये x है। बताओ ग्राफ कैसा है? y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि y ये हो गया, m क्या हो गया? 1/2m। अच्छा 2m कांस्टेंट है। यार बात कौन कर रहा है यार, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी की जगह y आ गया, पी स्क्वायर की जगह हमने x ले लिया है, और 1/2m में 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट, तो 1/2m क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो ये दिख रहा है तुमको, y इज इक्वल टू m डैश x के फॉर्म में। m कंफ्यूज मत करना, m मतलब स्लोप भी होता है, m मतलब मास भी होता है। तो ये 1/2m पूरा स्लोप की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको m कहते हैं। अब ये m और ये m अलग है, इसलिए m डैश दिखा रखा है। समझ में आ रहा है ना? और y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन रहे तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन क्यों? क्योंकि c इसका 0 है। c क्या होता था? y इंटरसेप्ट, मतलब y ओरिजिन के कितना ऊपर या कितना नीचे काट रहा है। तो जब वो 0 है मतलब ओरिजिन पे काट रहा है। गॉट इट और नॉट? चलिए ये चीज नोट कर लीजिए। अच्छा ऐसे ही हमको ये भी तो दे सकता है कि एनर्जी और वी स्क्वायर का ग्राफ बताओ। बताइए स्ट्रेट लाइन आएगा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर और कुछ नहीं है, एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ही, और एम स्क्वायर तो कांस्टेंट होता है। नहीं समझे? मान लो काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम y मान रहे हो, और यही तो होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या किया तुमने? एम स्क्वायर बाहर ले लिया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, इधर भेज दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बाई एम भी तो कांस्टेंट ही होगा। और ये क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2, मतलब आएगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ना। तो सीधी सी बात है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है। सीधी बात है, मोमेंटम होता है मास स्क्वायर इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, मास कांस्टेंट है, इसलिए समझिए यही ग्राफ होगा, बस एम स्क्वायर से डिवाइड हो जाएंगे एक्स की वैल्यूज। गॉट इट और नॉट? ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। चलो अच्छा, अगर कोई पूछ ले गलती से रूट ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ग्राफ, रूट ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ग्राफ, ये बताइए क्या होगा? तो P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m, रूट अंडर के ही लिख सकता हूं, अलग अलग कर दिया, कुछ नहीं किया, अलग अलग कर दिया बस। अरे एक साथ रूट के अंदर 2m के ही होता था ना, उसको मैंने अलग अलग तोड़ दिया। जैसे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 को मैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूं ना।
उसी तरीके से √2m को मैं √2m को मैं कैसे लिख रहा हूं, जल्दी बताइए, ऐसे लिख सकता हूं ना, बस बात खत्म। तो √के हो गया और ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा। पी हो गया मोमेंटम √के। अच्छा क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट दिख रहा है, एम मास कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, उसका रूट भी कांस्टेंट होगा। तो फिर वही बात आ गई, y = mx, क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। तो ये भी कॉपी कर लीजिए। अच्छा गलती से कोई एनर्जी और 1/, मोमेंटम का ग्राफ पूछ ले, एनर्जी और 1/, मोमेंटम का ग्राफ पूछ ले, तो ये हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, ये ग्राफ कभी कभी आ जाते हैं, नहीं आएंगे तो डायरेक्ट इनका एप्लीकेशन आ जाएगा। हाँ ई और वी स्क्वायर वाला, ये m²v² है, m² से दोनों साइड डिवाइड कर दो, m कांस्टेंट है ना, कोई फर्क पड़ेगा, बस। अरे स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है, उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो स्ट्रेट की जगह पैराबोला हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। मान लो ना ऐसे y = 3x + 2, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ मैं मानता हूं स्लोप बदल जाएगा, यहां पे तो ये भी 0 है, इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, y = 3x है मान ले, तुम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, y/2 = 3/2x। मैं मानता हूं स्लोप बदल जाएगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा ना, बस वही चीज है। E और 1/p वाला, चलिए क्या होता है बेटा जल्दी बताओ, p²/2m = एनर्जी हो जाता है, और 1/p कर तो 1/p, तो ये आ गया 1/√2m से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट है, 1/√e आ गया, यस और नो, ई है या √e है यार, एक बार देख लेना, √e होना चाहिए, क्योंकि 1/p से तो नहीं हो रहा है। E/PS = p²/2m, मैंने p को इधर लाया, e को इधर लाया, दोनों साइड रूट लिया, तो 1/p आ गया, 1/√e आ गया। तो ये इधर कुछ मिस्टेक है इसमें, हाँ p = x/, p = क्या कह रही हो बेटा, p = x/λ, हाँ हाँ हाँ, p = h/λ, हाँ। तो लैम्डा ये कहाँ चले गए तुम उसमें, मॉडर्न का, ना ना मॉडर्न वाले से नहीं ना होगा, ये मैकेनिक्स का मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं, वहां पे मोमेंटम का डेफिनेशन और यहाँ का मोमेंटम का डेफिनेशन अलग होता है। ये एनर्जी = 1/p मॉडर्न वाला आ गया, ये मॉडर्न में होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ पे नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, जबकि वहां पे जब हम निकालेंगे तो कुछ और आएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला पार्टिकल्स के लिए जिनका मास m है, वेलोसिटी v है, क्वांटम पार्टिकल्स के लिए और मैकेनिक्स में अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, मोमेंटम का फॉर्मूला mv हो जाता है, क्वांटम में फिजिक्स में जाके क्या हो जाता है, वहां जाके निकालेंगे हम लोग, h एनर्जी हो जाता है, एनर्जी से मोमेंटम निकालते हैं डी ब्रॉय थ्योरम की मदद से। समझ में आ गया ना, तो वहां से आता है, तो वो अलग है, ये अलग है, नहीं ये कुछ अलग ही बन गया, ये हटा दो, सिर्फ यही रखो, काट दो। हाँ बोलो, क्या क्या, ऐसे दिक्कत क्या है, ऐसे भी चलेगा, स्ट्रेट तो स्ट्रेट लाइन होता है, इसको नीचे रखो उसको ऊपर रखो, क्या फर्क पड़ता है भाई, स्लोप 1/2m की जगह 2m हो जाएगा। बेटा हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है p² / 2m होता है ना यार,
तो हम इसको y और इसको x नहीं मान सकते हैं क्या, और 1/2m को स्लोप कह रहे हैं, तो भी तो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 2m को इधर भेजो इसको x ही मानो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। समझ में आ गया भाई? ये 3 रखो मॉडर्न फिजिक्स का। हाँ बोलो। क्या बोलना चाह रहे हो? मैं नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। क्या कह रही है? पहला ग्राफ में ये वाला जो अभी मिटाया है, हाँ उसमें क्या कह रहे हो बताओ? एनर्जी तो ले लिया ये, हाँ इसको 1/p² अगर कर दो तो देख लेते हैं। E इज इक्वल टू p²/2m। हाँ E और 1/p² जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, और ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। हाँ तो सही हो जाएगा। सही है बेटा, ये हो जाए। क्या? हाँ √E होता और यहां पे 1/p होता तो भी सही है, तो भी कांस्टेंट आ रहा है। हाँ सही है बेटा, ठीक है। E और P के लिए नहीं आएगा रिलेशन, E और 1/p के लिए रिलेशन नहीं आएगा। या तो E इसको मान रहे तो इसको 1/p² बोलो। यहां ध्यान दे सारे बच्चे, अपना दिमाग कम लगाए, मेरी बात सुने। अगर ये E है तो या तो इसको 1/p² करो, या अगर इसको √E करो तो ये 1/p हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लो भाई, एक ये भी ड्रॉ कर लो, E हो गया और ये 1/√p हो गया। इन दोनों का ग्राफ हमेशा क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे हो गया ये समझा देता हूं। कभी भी फिजिक्स में, कभी मैथ्स में x इंटू वाई अगर कांस्टेंट आ रहा है ना, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? हाइपरबोलिक बनता है। ठीक है, मैथ्स का पार्ट है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एनर्जी क्या आ रहा है जल्दी बताओ? p²/2m आ रहा है ना। ध्यान से सुने सारे बच्चे, E इक्वल टू p²/2m है। हम क्या किए कि E को यहीं रहने दिए, p² को इधर ले आए, तो इंटू 1/p² हो गया। अब देखो ध्यान से, ये बन गया है हमारा y और ये बन गया है हमारा x, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं कि x एक्सिस पे मैं p² को नहीं 1/p² को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ में आ गया ना? और y इंटू एक्स जो है ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है? 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, और मास तो कांस्टेंट है ही सही। यस और नो? तो ये अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x इंटू वाई एक कांस्टेंट है, जिसके वजह से E और 1/p² का ग्राफ जो होगा वो हाइपरबोलिक बनेगा। समझ में आ गया? एक और बच्चा बोला कि नहीं सर एक और काम कर सकते थे, दोनों साइड रूट ले लेते। ले लो रूट, तो ये बन जाएगा √E। सुनो, ये बन जाएगा √E और ये बन जाएगा 1/p, और कांस्टेंट का रूट भी कांस्टेंट ही आएगा। तो इस केस में फिर ये भी, अगर हम इसको x पे रिप्रेजेंट या y पे रिप्रेजेंट करें, और इसको अगर हम 1/p को x पे रिप्रेजेंट करें, तो भी ये कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का रूट भी क्या आएगा? अरे किसी नंबर का रूट भी तो कोई ना कोई नंबर ही होगा ना। तो y इंटू एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई अगेन इट बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। E और 1/p का रिलेशन नहीं आ सकता, वो मॉडर्न में निकालेंगे। E और 1/p² या E और 1/√p का आ जाएगा। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे? हैं? हाँ √E तो है, ये मिट गया होगा बेटा √E। अरे यार यहां क्यों डाल दिया रूट? हाँ यहाँ पे √E को हमने लिया y पे और 1/p को लिया है x पे, और यहां क्या हो गया? E को लिया है y पे और 1/p² को लिया x पे। समझ में आ गया? छाप लीजिए। अच्छा इसका उल्टा भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 1/p को ले ले y पे और √E को ले ले x पे, तब भी ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। पूछो का है? y इंटू एक्स को कांस्टेंट बोले या x इंटू वाई को कांस्टेंट बोले, क्या इसमें कोई अंतर है? तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। समझ में आ गया? अब इस टॉपिक में किसी को डाउट है तो पूछे। क्लियर है सबको? हाँ बोलिए। E और P में, E और P में, E कहां है बेटा? E इज इक्वल टू
पी स्क्वायर बाई 2m। ई और पी में बोले हो ना तुम, ई को मान लो y और p को मान लो x, यही है ना। तो ये हमको पता है क्या दिख रहा है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। मतलब जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक आएगा। नहीं समझे? समझाते हैं। कितने भी ग्राफ बना सकते हो वैसे तो। देखो भाई ई इक्वल टू क्या आ रहा है, पी स्क्वायर बाई 2m आ रहा है ना। तुमने क्या बोल दिया, ई है y पे और p है x पे, तो हम y और x एक्सिस बना लें। y एक्सिस पे क्या ले, e, और x एक्सिस पे क्या ले, p। अब तुमको यहां साफ साफ दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2m। 2 क्या है, कांस्टेंट। मास भी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट आ रहा है यहां। बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। उसने बोला सर आपने यहाँ पे एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर बना दिया, बहुत अच्छा। रूट ऑफ एनर्जी वर्सेस मोमेंटम बता दिया, बहुत अच्छा। ई वी स्क्वायर का बना दिया, बहुत अच्छा। रूट ई पी या ई 1/p स्क्वायर का बना दिया, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मुझे एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने बोला कि भाई वह ई को मान ले y और p को मान ले x। तो यहां साफ साफ दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2m। 2 क्या है, कांस्टेंट है। m भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट समथिंग नंबर बाई ए कांस्टेंट। अच्छा 1 बाई कांस्टेंट बन गया। 1 बाई कांस्टेंट को भी एक कांस्टेंट हम कह सकते हैं। मान लो 1/4 भी तो एक कांस्टेंट ही है, 1/5 भी तो कांस्टेंट ही है। तो हम इसको यहाँ पे बगल में k लिख लें सारे कांस्टेंट के बदले, और y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया। मतलब ये क्या है, पैराबोला है। समझ में आ गया ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। गॉट इट और नॉट? तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने इधर क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि बेटा मोमेंटम नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए ग्राफ इधर भी आएगा। मोमेंटम नेगेटिव हो सकता है, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन यही अगर P इधर दिखा दिया होता और E इधर दिखा दिया होता तो एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है। वर्क डन नेगेटिव होता है तो एनर्जी भी तो नेगेटिव ही हो। यस और नो? खैर, तो ये ग्राफ बनेगा कुल मिला के। गॉट इट और नॉट? इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन है किसी के दिमाग में? हमने किसका किसका पढ़ लिया? एनर्जी वर्सेस मोमेंटम स्क्वायर का पढ़ लिया। y इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ आएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से दोनों साइड रूट कर दिया तो भी स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने बोला मोमेंटम स्क्वायर को हम mv लिख सकते हैं, और mv में m कांस्टेंट है, तो हम पूरे एक्सप्रेशन को m स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास वेलोसिटी और एनर्जी का आ गया। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का स्क्वायर। अरे मोमेंटम स्क्वायर बोलू या वेलोसिटी स्क्वायर बोलू, बात तो एक ही है ना। बस मास स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। समझ में आ गया? तो वो भी क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। फिर हमने बनाया था E और 1/p का, तो हमने देखा वो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो हाइपरबोला के ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर हमारे पास आइडिया है कि चलो एक काम करते हैं, E/p स्क्वायर कर लेते। तो 1/p स्क्वायर और E को अगर हम yx मान रहे हैं तो ये कांस्टेंट आ रहा है और ये एक हाइपरबोला का ग्राफ है, तो E और 1/p स्क्वायर का हाइपरबोला हो सकता है। उसी प्रकार से रूट E और 1/p का भी हाइपरबोला हो सकता है। समझ में आ गया ना? क्या किया, दोनों साइड रूट ले लिया। कांस्टेंट का रूट भी रूट ही होगा, कांस्टेंट का रूट भी कांस्टेंट ही होगा। यस और नो? तो हम y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं और y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी हाइपरबोला होगा। समझ में आ गया? फिर बच्चे ने कहा सर E और P के बीच का ग्राफ पूछ लेता तो क्या करते? तो मैं बोलता कि E को y मान लो, P को x मान लो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2m। 2m तो कांस्टेंट है, तो आ गया y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये पैराबोला का इक्वेशन है। यस और नो? मतलब कुल मिला के मैं तुमको सीधी एक बात बोलूंगा, जिसका भी ग्राफ कह रहा है एक को y मान लो, एक को x मान लो, और जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ग्राफ पता चल जाएगा। दैट्स इट। गॉट इट? इसमें मैंने हाइपरबोला भी ले लिया है, पैराबोला भी ले लिया, स्ट्रेट लाइन भी ले लिया। इससे अलावा नीट में कभी नहीं आएगा कुछ। गॉट इट? जल्दी कॉपी करिए।